हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आपको पता है कि इस चैनल पे एमसीक्यू चल रहा है, ठीक है। और ख़ासकर जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, एमटीएस हो, इस तरह कोई भी एग्ज़ाम करे, सबके लिए क्या बेनिफिट है। जो भी क्वेश्चन हम लिया हो किसी न किसी एग्ज़ाम में क्या हो पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम आज फिर भी कल की तरफ फिर आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप लोग से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप खुद से पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में आया और उसके बाद बताइएगा कि 25 क्वेश्चन लिए हैं और आपको बताना है कि 25 में आपने कितना स्कोर किया, ठीक है दोस्त। तो आज हम 51 से चलेंगे क्योंकि इससे पहले हम 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम 51 से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चले कि हाँ, हमने 25 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया हूँ, ठीक है। और मेरा तैयारी कहाँ तक ठीक है दोस्त। चलिए, तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है परमाणु विद्युत होते हैं। तब देखिए परमाणु विद्युत क्या होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है उदा धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है। द्विधनात्मक मतलब बाई पॉजिटिव बोल सकते हैं। और उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो परमाणु जनरली क्या होता है, परमाणु जनरली क्या होता है, याद रखिए परमाणु जनरली क्या होता है, विद्युत का क्या होते हैं, सोच समझ कर आंसर दीजिए। चलिए, क्या होता है जनरली, ये उदासीन होता है। क्या होता है ये, उदासीन होता है, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। चलिए, तो पहले लिखा थॉमस, सॉरी टॉमसन लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है यही है ही, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि पहले खुद से आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। खुद से पहले इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है न्यूटन की खोज, न्यूटन नहीं सॉरी दोस्त, न्यूट्रॉन ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन में एक लिखा हुआ चैडविक लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ रदरफोर्ड लिखा है, और सी में लिखा है नील्स बोर ने, और डी में लिखा है कि न्यूट्रॉन न्यूटन ने, ठीक है। तो आप बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रॉन लिखा हुआ दोस्त, ठीक है। तो आप बताएं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो बिल्कुल राइट लगाया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, चैडविक किया। और कब किया है, याद रखिएगा 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। चलिए, किसी परमाणु में कोई एटम है, उसके क्वालिटी जो है, उसकी प्रॉपर्टी जो है किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रोटॉन की संख्या पर, बी में लिखा है न्यूट्रॉन की संख्या पर, और सी में लिखा है परमाणु भार पे, और डी में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, ठीक है। तो आप सोच समझ के इसका आंसर दीजिए कि किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्त मिस्टेक है, सब मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ये डी होगा, मतलब यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है, मतलब किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। चलिए, 55 में बताइए परमाणु के नाभिक का आकार होता है। चलिए, आप सोच समझ कर से दीजिए। ए में लिखा हुआ 10⁻⁻5, बी में लिखा हुआ 10⁻⁹ और सी में लिखा हुआ 10⁻⁻10, और डी में लिखा हुआ 10⁻⁻15। ये सब मीटर में है। सब क्या चीज़ में लिखा हुआ है दोस्त, ये सब मीटर में है। मीटर में सब लिखा हुआ है, ये सब क्या है, मीटर में लिखा हुआ, ठीक है। ये सब मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब मीटर। आप बताइए कि परमाणु के नाभिक आकार क्या होता है। 10⁵ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻10 मीटर, और 10⁻15 मीटर। तो आप बताइए सोच समझ के इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा ये मीटर में है, तो यानी ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। अब अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, यानी 10⁻⁻15, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। ये भाई साहब क्या कहते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने किया। चलिए, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ए में लिखा हुआ रदरफोर्ड, बी में लिखा है चैडविक, और सी में लिखा है थॉमसन, और डी में लिखा है गोल्डस्टीन। चलिए, आप लोग बताइए। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, ठीक है, गोल्डस्टीन।
यानी प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन, और आपके इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन या थॉमसन जो भी पढ़िए, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। चलिए तो 57 आप लोग बताइए कि क्या होगा। 57 में कहता है न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए प्रयुक्त, किसके लिए है बताइए, किसके लिए इसको यूज किया जाता है, न्यूक्लियॉन जो ये वर्ड यहाँ पर आया है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आप लोग बताएं, ऑप्शन दिया हुआ आपको, ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए सोच समझ कर, क्योंकि 25 में आपको बताना है कितना स्कोर किए। चलिए तो अगर आपने ऑप्शन अगर बी चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों को मिलाकर उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं, ये दोनों को मिलाकर उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों कहाँ होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, आई बात समझ में, किसी भी एटम के सेंटर में होता है दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, बताइए परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ रदरफोर्ड, बी में लिखा हुआ मैडम क्यूरी, या सी में लिखा हुआ जॉन डाल्टन, या डी में लिखा अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन तो फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन खैर चलिए फिर बताइए इसमें ऑप्शन कौन होगा, रदरफोर्ड होगा, मैडम क्यूरी होगा, या जॉन डाल्टन होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल राइट है आप। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 59 पर। चलिए 59 आपको क्या कह रहा है, 59 कहता है रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था। समझिए एक तरह का टेस्ट सीरीज है, आप लोग 25 क्वेश्चन डेली आप लोग सॉल्व कीजिए, डेली इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोग अपने स्कोर भी बताइएगा कि 25 पे आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, हाँ तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला है बताइए, नोबेल पुरस्कार किसको मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन ए में लिखा है पढ़िए अल्फ्रेड नोबेल्स, बी में लिखा है जॉन डाल्टन को, और सी में लिखा है लॉर्ड रिथ को, और डी में लिखा है जे एच वाट हाफ को। चलिए आप लोग बताइए इसमें से कौन होगा। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल आप लोग राइट हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही जा रहे हैं, आप लोग का ट्रैक कहाँ सही है। ठीक है दोस्त, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है रसायन विज्ञान का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ है। चलिए बताइए कि सबसे पहले किस देश में हुआ है। देश का नाम आपसे पूछा है, आपको 4 देश का नाम लिखा है यहाँ पे, मिस्र, दूसरा लिखा हुआ है इराक, तीसरा लिखा है इराक, दूसरा लिखा है ईरान, तीसरा लिखा है इराक, और डी में लिखा हुआ है चीन। चलिए आप लोग सोच समझकर आंसर दीजिए। अगर आपने इसका आंसर दिया तो आपको मिलते हैं 3 स्टार। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल राइट है, आपने अगर ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मतलब ये हुआ कि रसायन विज्ञान का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो याद रखेंगे आप मिस्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 61 की तरफ। 61 वो ऊपर चला गया, क्वेश्चन नीचे आ गया। कहता है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, चलिए सब सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। तो बताइए सर्व समस्थानिक पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा किसका समस्थानिक है। ठीक है, यूरेनियम का है, प्लूटोनियम का है, पोलियम का है, और कार्बन का है। ठीक है दोस्त, बताएं सही जवाब। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल आप राइट पर हैं। ठीक है दोस्त, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, क्योंकि इसकी समस्थानिक सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है कमेंट सेक्शन में आप जाकर बताएं कि पोलोनियम का समस्थानिक कितना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं आगे की ओर, गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, बढ़ रही है। आगे हम लोग 62 पर। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के, ओ गैस 2 बार लिखा गया, के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं, बात समझ में आया। दोनों को अगर मिक्सअप किया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं, जल गैस बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, या बायोगैस बोलते हैं। ठीक है दोस्त, सोच समझकर आंसर दीजिए। दोस्त जो भी क्वेश्चन लिया हो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है,
तो आई होप कि गलती करने के चांस कम करें, आप लोग गलती कम करें, ठीक है। चलिए, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल राइट है, आप लोग गाड़ी सही पकड़े हुए हैं अगर आपने ऑप्शन सी चुना, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, एलपीजी गैस में कौन सी गैस, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होता है, यानी बताना है कि एलपीजी जो गैस, जो लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होता है उसमें मेन कौन सा गैस होती है, ठीक है। मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सबसे पहले पता होना कि कार्बन, एलपीजी गैस क्या हो, जलने वाला गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं है, बचा एक मीथेन है, दूसरा ब्यूटेन है, सी में ब्यूटेन लिखा हुआ, डी में लिखा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोग सोच समझ कर बताएं, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही है बाबू, आप लोग सही जा रहे हो, ठीक है। यानी ब्यूटेन जो होता है एलपीजी गैस में मुख्य होता है, इसी का मिक्सअप होता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन, दोनों का मिक्सअप को एलपीजी गैस में फिल किया जाता है, ठीक है। और ब्यूटेन का आप लोग बताएं कि ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, हानि रस फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे आ रहे हैं। 64 कहता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का मतलब कैटलिस्टिक, मतलब वो खुद तो वर्क नहीं करता लेकिन दूसरे के वर्क में क्या करता है, उसके स्पीड को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, उसी को बोलते हैं कैटलिस्टिक, मतलब उत्प्रेरक, ठीक है। चलिए, तो तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है, बताइए कौन सा प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोहा, एफ ही मतलब लोहा होता है, ए मतलब निकेल होता है, और ए मोलिब्डियम होता है, पीटी मतलब प्लेटिनम होता है। तो आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। सोच समझ कर आंसर देना है, क्योंकि आप गलती कम कीजिए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन जो लिया हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, ठीक है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है, देखिए इससे पहले ऊपर आया था उत्प्रेरक का हाइड्रोजनीकरण में, तो यहाँ पूछ दिया कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है, मतलब कैटलिस्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। वेग लिखा हुआ, वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सोच समझ कर आंसर। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही चुने हैं बच्चों, बहुत तेज हो गए तुम लोग भाई, ठीक है। चलिए, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल राइट, क्योंकि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो उसके रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके स्पीड को क्या करते हैं, या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, मतलब कुल मिलाकर तो घटाना बढ़ाना दोनों हो सकता है, इसलिए तो ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तित होगा, परिवर्तित में आ गया दोनों, यानी उसके स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और उसके स्पीड को घटा भी सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है अमोनिया उत्पादन की हैवर विधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉलेज स्कूल लेवल में पूछता है और कंपटीशन में पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने जो इसको बताया उसको हम 5 स्टार देंगे, ठीक है। चलिए, तो बताइए कि अमोनिया उत्पादन के हैवर विधि में उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्टिक के रूप में किसका, कैटलिस्टिक के रूप में कार्य करता है, मतलब किसका यूज करते हैं, आप लोग सही जवाब बताएं, ठीक है दोस्त। चलिए, ऑप्शन लिखा हुआ है निकेल, बी में लिखा हुआ है लोहा, सी में लिखा हुआ प्लेटिनम और डी में लिखा है मोलिब्डेनम। चलिए बताइए। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बच्चों समझिएगा बहुत बहुत, यानी तैयारी आप लोग को ठीक ठाक है, ठीक है। आप लोग की तैयारी क्या ठीक ठाक है। अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो याद लिखे लोहे का चूर्ण होता है, लोहे का जो पाउडर बोलिए उस पाउडर का यूज किया जाता है हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक लिखा हुआ, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक रूल बोलिए, लॉ बोलिए, का प्रतिपादन किसने किया था। पहला लिखा है न्यूलैंड्स, ये तो ऑक्टेक वाला नहीं है, डोबरेनर ने नहीं, मेंडलेव नहीं, डी में है मोसले। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या, इसका सही आंसर क्या होगा, डी, यानी मोसले ने बताया है, प्रतिपादन किया है आधुनिक आवर्त सारणी बोलिए या उसका नियम बोलिए, ठीक है दोस्त। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 67 का
डी। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 भाई साहब क्या कहते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण है, तत्वों का जो क्लासिफिकेशन, जो एलिमेंट है उसका क्लासिफिकेशन का बेस क्या है ये बताना है। उसका बेस क्या है, तत्व जो एलिमेंट है उसके वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया मेंडलीफ के आवर्त सारणी को। ठीक है, उसका बेस क्या था, तो याद बताइए। ऑप्शन ए में लिखा है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक डेंसिटी, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन और परमाणु घनत्व। ठीक है दोस्त, सही जवाब आप लोग चुनकर बताएं। हाँ, तो अगर आपने ऑप्शन अगर ए चुना है तो बिल्कुल राइट हो बच्चों। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के आधार पे मेंडलीफ ने तत्वों को क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है दोस्त, ये याद रखने हैं आपको, नहीं याद रखिएगा तो गलती होगा एग्जाम में, फिर आप लोग छोटी छोटी सी गलती होंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को याद रखना, अगर आप जिसने सही जवाब दिया तो बिल्कुल सही किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए सब क्वेश्चन जो है ना समझ चुन चुन कर लिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए इसमें किस खनिज से रेडियम ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मिनरल हो गया, खनिज मिनरल हो गया। ठीक है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पहला चूना पत्थर, आप बोलिए चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं हो सकता, कुछ ऑप्शन से भी छाट दीजिए। पीस ब्लेड, गैलेना सीसा का होता है, हेमाटाइट लोहा का होता है, तो जाहिर सी बात है सी और डी नहीं होगा, तो ऑप्शन किस पे जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा पीच ब्लेड, यानी पीच ब्लेड से क्या होता है रेडियम ऑब्टेन किया जाता है। तो ये चीज को आप लोग को याद रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 70 की तरफ। चलिए लिए आगे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए, स्कूल लेवल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ये सबके लिए बेनिफिट है, चाहे वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन, सबके लिए वो बेनिफिट। चलिए लोहे का निष्कर्षण किस, ओहो, किस ऐप लिखा गया, किस अयस्क से होता है, याद रखिए यहाँ अयस्क लिखा हुआ है, यहाँ पर अयस्क लिखा हुआ, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक गलती हो गया दोस्त, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में थोड़ा सा ये हो जाता है, उसके लिए सॉरी, बहुत मेहनत करते हैं दोस्त। प्लस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करो, इस चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बस आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि कम जो भी वीडियो मेरे को इस वीडियो को देख रहे हैं, बस वो वीडियो को कम से कम 4 या 5 या 10 लोगों के पास कम से कम शेयर कर दें। ठीक है दोस्त, बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए, इससे क्या होता है कि नहीं लगता है कि नहीं मेरे बच्चे की वीडियो पसंद आ रहा है और चाहता हूँ कि इसमें और कुछ मॉडिफाई करूँ। मॉडिफाई का मतलब इसमें जो भी थोड़ी थोड़ी त्रुटि हो रहा है उसको हम क्या करूँ, सुधार करने की कोशिश करूँ। ठीक है, एक जुनून सवार हो जाता है कि नहीं चलो मेरा वीडियो मतलब सबको पसंद आ रहा है और उसमें और हम लोग क्या करें उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पर हैं, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बॉक्साइड, बी में लिखा हुआ है सिनेबार, और सी में लिखा हुआ है हेमाटाइट, और डी में लिखा है कैलेमाइन। तो आप लोग सही आंसर चूज करके बताइए कि लोहे का निष्कर्षण किससे होता है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल राइट, यानी हेमाटाइट। हेमाटाइट से क्या होता है, लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। चलिए सेम क्वेश्चन, एल्युमिनियम दे दिया, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। आप लोग बताएं कि एल्युमिनियम जो यहाँ पे धातु जो दिया हुआ है इसका निष्कर्षण किससे किया जाता है। मैग्नेटाइट, डोलामाइट, चूना पत्थर, डी में लिखा है बॉक्साइट। सही आंसर बताएं। अगर आपने अगर आपने ऑप्शन डी चुना है बबुआ तो बिल्कुल सही बा, बिल्कुल सही चुना है, यानी ऑप्शन डी होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या होता है, एल्युमिनियम को ऑब्टेन किया जाता है। बॉक्साइट एक अयस्क है। ठीक है, याद रखिएगा बॉक्साइट क्या एक अयस्क है जिससे क्या किया जाता है, एल्युमिनियम ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। ये रहा आपको 72, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए
और कमेंट सेक्शन में बताइए कि 25 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है, आपको कितने स्कोर किए उसमें। चलिए 22 में कहता है कि गैलेना निम्न में से किस धातु, ओहो क्वेश्चन उल्टा कर दिया है, गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क पूछ दिया, ठीक है, क्वेश्चन उल्टा ऐसा भी होता है, ठीक है। गैलेना जो है, ये जो गैलेना एक अयस्क है, गैलेना क्या अयस्क बताना है कि तीजारों ऑप्शन में किसका अयस्क है, ठीक है, सीसा का, चांदी का, पारा का या एल्युमिनियम का। अगर आपने ऑप्शन बताइए 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 कौन चुना है, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल राइट, आपको 100% मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब मेरी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं, बहुत आप ही अच्छे हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। चलिए इसी तरह से तैयारी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, मोनाजाइट। चलिए अभी उसी तरह क्वेश्चन 72 की तरह, मोनाजाइट, ये जो वर्ड आया है मोनाजाइट, मोनाजाइट, बताइए कि किसका अयस्क है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, लोहा, टाइटेनियम, थोरियम, अजरकोनियम, ठीक है दोस्त। चलिए आंसर बताएं। अगर आपने ऑप्शन 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 बताए बताए कौन चुना, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, मतलब थोरियम। तो थोरियम क्या है, मोनाजाइट, सॉरी मोनाजाइट क्या है, थोरियम का अयस्क है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। जो भी, अब फिर एक बात बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन लिया हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी हो, किसी भी चीज़, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, एमटीएस हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, सीजीएल, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम हो, CHSL, सब के लिए क्या है, ये बेनिफिट है। यहाँ ये मोहर मार कर नहीं आता है कि ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन एमटीपीसी में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे सब कॉमन ही रहते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस, थोड़ी सी का मतलब बोलिए कि 10-15% का कोई क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, कुछ ईजी होता है, लेकिन अब इसमें मोनाजाइट, मोनाजाइट किसका है, इसके इसमें इजी टफ से क्या लेना देना, जिसको याद है उसके लिए बल्ले बल्ले, जिसको नहीं याद है वो बस उसको तरेगा ना तारा सब दिन में दिखता है, ठीक है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही बात है, ये तो याद रखने की चीज़ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 74 की तरफ। चलिए 74 75 आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट आज 25 क्वेश्चन 75 तक, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, फोटोग्राफी में अस्थाई कर के रूप में, मतलब फोटोग्राफी जो होता है उसमें अस्थायी रूप से प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है, ये बताना आपको, ठीक है। फोटोग्राफी में अस्थायी रूप से प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है, इसमें ये बताना है। ऑप्शन आपके 3 दे रखे हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट और बोरेक्स। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बार बार बोला, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में आया है, ठीक है। चलिए अगर आपने ऑप्शन यहाँ पर सी चुना है तो बिल्कुल राइट है, सोडियम थायोसल्फेट, याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है दोस्त। अगर इस चैनल दोस्त अब आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, बस लाइक क्या करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें दोस्त, ठीक है। बस ये नया चैनल, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट एक है 75, जंग लगने पर लोहे का भार, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इसको VVI मार दीजिए, जो इस क्वेश्चन को बताया उसको 7 स्टार मेरे तरफ से, उसको 7 स्टार मिलेगा, ठीक है दोस्त। बताइए यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या होता है आप लोग बताएं, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है, मतलब ये हुआ कि लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये रहा आज 25 क्वेश्चन जो आप लोग के साथ हमने डिस्कस किया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो पहले आप एक लाइक करें, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो एक लाइक कर लें, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बगल में एक घंटा होगा, टन टन, घंटे पे जाकर क्लिक करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करूँगा आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। तो ठीक है दोस्त,
इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त। आपसे फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अब इसी तरह से पढ़ाई आप लोग करते रहें, ठीक है दोस्त।